भारत चीन ने छठे दौर की कमांडर स्तर की वार्ता के बाद जारी किया संयुक्त बयान। दोनों पक्ष अग्रिम मोर्चे पर और सैनिक नहीं भेजने और जमीनी स्थिति को एकतरफा कार्रवाई से नहीं बदलने पर हुए सहमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड की उच्च दर वाले 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आज करेंगे संवाद। कोविड से निपटने के उपाय और प्रबंधन की स्थिति तथा तैयारी की करेंगे समीक्षा। कोविड के 63% से भी अधिक सक्रिय मामले इन्हीं राज्यों में। संसद के मॉनसून सत्र का 10वां दिन आज राज्यसभा में आज विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक विचार के लिए है सूचीबद्ध। वहीं लोकसभा में महापत्तनों के विनियमन से जुड़ा महापत्तन प्राधिकरण विधेयक सहित कई अन्य विधेयकों को विचार तथा पारित करने के लिए किया जाएगा प्रस्तुत। मुंबई और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश। मुंबई, ठाणे, रायगढ़, सिंधुदुर्ग के लिए येलो अलर्ट और पालघर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। कोरोना के खिलाफ जारी है भारत की जंग। पिछले 24 घंटों में 79,000 से अधिक मरीज संक्रमण मुक्त। रिकवरी रेट 81.25% और मृत्यु दर 1.59%। त्योहारी सीजन को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने मास्क पहनने पर दिया जोर। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका चीन के बीच जारी तनाव बना मुख्य केंद्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएन से कोरोना वायरस के संक्रमण के लिए बीजिंग को जिम्मेदार ठहराने को कहा। वहीं चीन ने ट्रंप के आरोपों को निराधार बताते हुए मंच के दुरुपयोग करने का लगाया आरोप। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। भारत और चीन के बीच सोमवार को हुई छठे दौर की सैन्य कमांडर बैठक के बाद दोनों देशों ने कुछ मुद्दों पर सहमति का ऐलान किया है। दोनों देशों ने अग्रिम मोर्चे पर अधिक सैनिक भेजने से रोकने और जमीनी स्तर पर एकतरफा बदलाव की किसी भी स्थिति से बचने पर रजामंदी जताई है। दोनों देशों ने कहा है कि वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे स्थिति और भी जटिल हो जाए। दोनों देशों के बीच 7वें दौर की बातचीत जल्द करने और जमीनी स्तर पर समस्याओं को सही तरीके से हल करने के लिए व्यावहारिक कदम उठाने पर भी सहमत हुई है। साथ ही सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता की संयुक्त रूप से रक्षा करने पर भी सहमति बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविड की उच्च दर वाले 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड से निपटने के उपाय और प्रबंधन की स्थिति तथा तैयारियों के बारे में आज मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पंजाब। देश में कोविड के 63% से भी अधिक सक्रिय मामले इन्हीं 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। इसके अलावा कुल पुष्ट मामलों का 65.5% और कुल मौतों का 77% भी इन्हीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से है। और अब खबर मुंबई से है, जहां कल रात से ही हो रही भारी बारिश के कारण कई जगहों पर जलभराव हो गया है। मुंबई के निचले इलाके रास्ते बारिश के पानी में डूब गए हैं। मौसम विभाग ने इससे पहले ही मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी दी थी। बारिश के कारण रेल की पटरियों और सड़कों पर जलभराव हो गया है और जिसके कारण लोकल ट्रेनें और बस सेवाएं बाधित हो गई हैं। मुंबई के उपनगरीय इलाके कुर्ला, सायन, मलाड, विलेपार्ले में जलभराव के कारण आम जनजीवन और यातायात प्रभावित हो गई हैं। मुंबई, ठाणे, रायगढ़, सिंधुदुर्ग के लिए येलो अलर्ट और पालघर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे साथ हमारी सहयोगी श्यामा मिश्रा इस वक्त ताज़ा अपडेट्स के साथ वहां से जुड़ गई हैं। श्यामा, सबसे पहले तो आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि इस वक्त मौसम कैसा है, क्या बारिश हो रही है? जी, फिलहाल यहाँ पर जहाँ पर हम है, जो एक तरीके से सबर्ब्स कहा जा सकता है, वहां पर बारिश रुकी हुई है और लगातार भारी बारिश के बाद में रात भर जो भारी बारिश चली है उसके बाद में अब जाके बारिश थोड़ी सी रुकी हुई है।
ये उम्मीद की जा सकती है कि अगर ऐसे ही बारिश रुकी रही तो जो जल जमाव की समस्या है, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ अभी, यहाँ पर हम साइन के इलाके में हैं जहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है, लोगों को चलने हो रही है। अभी फिलहाल थोड़ी देर से जो बारिश रुका हुआ है उसकी वजह से पानी धीरे-धीरे रिसीड हो रहा है, लेकिन जो पानी है उसे निकलने में पूरी तरीके से समय ज़रूर लगेगा। बहरहाल अगर हम रेलवे सर्विसेज़ की बात करें, तो रेलवे सर्विसेज़ में भी सेंट्रल रेलवे की सर्विसेज़ जिसमें हार्बर भी आता है, वो पूरी तरीके से ठप है। वेस्टर्न लाइन की जो सर्विसेज़ है, वो प्रभावित हुई है, लेकिन जो एरिया है बांद्रा से दहानू का स्पेशल सबर्बन सर्विसेज़ कहते हैं उसे, वो चालू है। लेकिन कितने देर पे चालू है वो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि जिस तरीके से ट्रैक्स पे भी पानी भरा हुआ है वो कैसा चल रहा होगा वो हम जानते हैं। साथ ही जो बेस्ट की सर्विसेज है, बीएसटी बसेस की सर्विसेज हैं, क्योंकि महाराष्ट्र मुंबई की अगर बात कर लें तो एसेंशियल सर्विसेज के लिए फिलहाल अभी एक तरीके से कह सकते हैं आधार है वो बेस्ट सर्विसेज की ही है, वो भी बहुत सारी जगहों से डाइवर्ट कर दी गई है। लेकिन जो जहां जहां पे पानी भरा हुआ है बारिश की वजह से, वो सारे एरियाज में बेस्ट बसेस भी ठप पड़ चुके हैं, जिसमें से लोगों को बाहर निकाल के उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। मुंबई के अलावा में थाने, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, पालघर, ये सभी जगहों की बात करें तो यहाँ पर भी जल जमाव की समस्या काफी हुई है, क्योंकि कल रात में जो बारिश हुई है वो लगातार और भारी बारिश हुई है। जी। और उसके बाद में आज मुंबई के लिए येलो अलर्ट इशू किया गया है, और थाने ये सारे इलाके हैं उन सबके लिए येलो, और पालघर का जो इलाका है उसके लिए ऑरेंज अलर्ट इशू किया गया है। और श्यामा, खासकर इस तरह की स्थिति में जो निचले इलाके में लोग रहते हैं उन्हें बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है। क्या उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया और उन्हें जो ज़रूरी चीज़ें हैं, मसलन पीने की पानी की व्यवस्था, ये सब की गई है सरकार की तरफ से? जी, जितने जगहों पर हम कह सकते हैं कि जहां पर जो स्लम्स के इलाके हैं या जो निचले हिस्सों पे सोसाइटीज रहते हैं, उनके घरों में पानी भर गया है। जो ये वर्ली का इलाका है या साइन का इलाका है, यहाँ सारी जो झुग्गी झोपड़ियां हैं उन सबके उसमें घरों में पानी भर गया है। रात भर वो लोग उठे रहे हैं ताकि पानी को बाहर निकालते रहे, लेकिन पानी जो है वो बेड लेवल तक ऊपर पहुंच गया था, तो वो निकालना भी नामुमकिन हो गया था उनके लिए। तो वो पूरी तरीके से अपने से मशक्कत कर रहे थे। हाँ, लेकिन जहां पर जो समस्या बहुत ज्यादा है, वहां पे सरकार ने जरूर मदद की है, और जो जितने भी किनारे हैं, जो समुद्री किनारे हैं, वहां पे जरूर नजर बना के रखी है बीएमसी ने और दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन ने, ताकि कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, या अगर हो भी रहा हो तो उसे समय रहते हुए बचा लिया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को मुंबई से हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबर की तरफ। राज्यसभा में आज विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक, अर्हत वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक और अप्रोप्रिएशन नंबर 3 और 4 बिल 2020 सूचीबद्ध हैं। इससे पहले राज्यसभा में कल सूचीबद्ध 9 में से 7 विधेयक सदन से पारित हो गए। इन विधेयकों में सबसे अहम बिल आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक है। लोकसभा से पहले ही ये बिल पारित हो चुका है। इस बिल के माध्यम से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन किया गया है। वहीं लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में आज महापत्तनों के विनियमन से जुड़ा महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी सेवाओं के दुरुपयोग के निवारण, उनका सुरक्षित और नैतिक व्यवसाय करने से संबंधित सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक और फैक्टर विनियमन अधिनियम 2011 के संशोधन करने वाले विधेयक फैक्टरिंग विनियमन संशोधन विधेयक को विचार और पारित करने के लिए सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा। कोरोना की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश में 89,746 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित 45,87,613 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 81.25% हो गई है। भारत दुनिया भर में कोरोना से रिकवरी के मामले में पहले स्थान पर है। देश में कोविड मृत्यु दर भी घटकर 1.59% रह गई है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि भारत की कोरोना टेस्ट करने की क्षमता में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ये अब एक दिन में 12 लाख से अधिक पहुंच चुकी है। पूरे देश में अब तक 6.5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। मंत्रालय ने कहा है कि ज्यादा टेस्टिंग से वायरस के सकारात्मक मामलों की जल्द पहचान होती है। जैसा कि साक्ष्य से पता चलता है कि पॉजिटिव मामलों की दर में गिरावट आएगी। जैसा कि भारत में बहुत बड़े स्तर पर टेस्टिंग की जा रही है, कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने उच्च टीपीएम और कम सकारात्मक मामलों के साथ राष्ट्रीय औसत के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है।
और आने वाले दिनों में त्योहारी सीजन को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने मास्क पहनने पर जोर दिया है और बताया है कि केवल मास्क के जरिए ही संक्रमण के मामलों को 36 से लेकर 50% तक रोका जा सकता है। सरकार ने साफ किया है कि राज्यों में भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है और इसकी जमाखोरी करने और अधिक दाम वसूलने पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों से मास्क पहनने पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब त्योहारों का मौसम शुरू हो रहा है और ठंड भी आने वाली है। इसके मद्देनजर बचाव ही इसका उपाय है। जिम्मेवारी एक इंडिविजुअल की, एक सिटीजन की है, अपने आप को बचाने की, अपने परिवार को बचाने की, समाज को बचाने की और देश को बचाने की। और उस जिम्मेवारी में सबसे पहला मुद्दा है कि हमने मास्क पहनना है। हम मास्क पहनेंगे, हम अपने आप को बचाएंगे। ये एक भागीदारी है और जिम्मेदारी है। अगले महीनों में हमारी पेंडेमिक की, कोविड-19 की पेंडेमिक की लड़ाई एक दूसरे डायमेंशन में पहुंच रही है। विंटर का सीज़न है, सर्दियों का सीज़न है, हमारे त्योहारों का सीज़न है। इकट्ठे होंगे, उनको भी अवॉइड करिए और बाहर जाना है मास्क पहनिए ताकि ये पेंडेमिक हमारे कंट्रोल में जल्द से जल्द। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। हैप्पी बर्थडे बेटा। चैम्प क्या हुआ? आपको तो सबमरीन ही चाहिए थी ना? पर ये मेड इन इंडिया नहीं है। तो आपको मेड इन इंडिया चाहिए ना? कम पापा, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे गिफ्ट के पास। मेरा तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। ओह माय गॉड, पापा ये तो कलवरी है ना? हाँ, इंडिया की पहली स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। और बेटा सबमरीन सिर्फ यहाँ मैस्कॉन डॉक पे बनती है, यानी कि मेड इन इंडिया। Presenting Mazgon Dock Shipbuilders Limited, one of India's leading shipyard with a capacity to meet requirements of the Indian Navy, the only Indian shipyard to have built destroyers and conventional submarines. मलेरिया मैं फैलाऊंगी। तू जरा ठहर तो मच्छर। हम सब मिलकर तुझे मजा चखाएंगे। पानी से भरे छोटे गड्ढों को मिट्टी से भरेंगे। घर के अंदर कीटनाशक का छिड़काव करवाएंगे। मच्छरों का लार्वा खाने वाली मछलियों को हम रुके हुए पानी में छोड़ेंगे। हम मच्छरदानी में सोएंगे। हम मलेरिया मुक्त स्वस्थ भारत बनाएंगे। और अब बात फिटनेस की। एक अनूठी पहल के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर यानी गुरुवार को फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देशव्यापी ऑनलाइन फिट इंडिया संवाद के दौरान फिटनेस के प्रति लोगों को जागरूक बनाने वालों और आम नागरिकों के साथ बातचीत करेंगे। इस ऑनलाइन संवाद में प्रतिभागियों को फिटनेस और अच्छे स्वास्थ्य के बारे में प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन लेने के साथ ही अपनी फिटनेस यात्रा के अनुभवों और युक्तियों को साझा करते हुए देखा जाएगा। इस कार्यक्रम के प्रतिभागियों में फिटनेस को लेकर लोगों को प्रोत्साहित करने वाले विराट कोहली और मिलिंद सोमन से लेकर रुजुता दिवेकर जैसे लोग भी शामिल होंगे। कोविड-19 के समय में फिटनेस जीवन का एक और भी महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। ऐसे में इस संवाद में पोषण, स्वास्थ्य और फिटनेस के विभिन्न पहलुओं पर सामयिक और सार्थक संवाद देखा जा सकता है। ठीक एक साल पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया। स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज, यही नए भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने का रास्ता है। डिजिटल माध्यम के जरिए फिट इंडिया अभियान देश के कोने कोने तक पहुंच रहा है। पिछले एक साल में तकरीबन 2 करोड़ लोगों ने फिट इंडिया वेबसाइट से फिटनेस के सरल नुस्खे सीखे। कहते हैं शुरुआत सही हो तो उसका प्रभाव भी असरदार होता है। आज 1.5 लाख से भी ज्यादा स्कूल फिट इंडिया सर्टिफाइड हैं। स्कूल्स ने ये वादा किया है कि अब वो एक पीरियड स्पोर्ट्स और फिटनेस के लिए रखेंगे। और ये तो अभी शुरुआत है। फिट इंडिया अभियान ने
करोड़ों लोगों के मन में फिटनेस के प्रति रुचि जगाई है। तभी तो स्वस्थ भारत से स्वच्छ भारत जुड़ गया और शुरू हुआ एक नया अनोखा अभियान, प्लॉगिंग। वातावरण स्वच्छ रखेंगे तो स्वास्थ्य भी साथ रहेगा। प्लॉगिंग से ये दोनों मुमकिन है, एक तीर से दो निशाने। फिट इंडिया स्कूल वीक ने फिटनेस को अपनाने का एक मजेदार जरिया दिखाया है। फिट इंडिया के साथ आम आदमी जुड़ता गया, फिटनेस का कारवां बनता गया। फिट इंडिया साइक्लोथॉन ने इस अभियान को एक नई गति दी। अब फिटनेस की सरल भाषा पूरा देश समझने लगा है। फिटनेस में कोई भेदभाव नहीं, कोई भी कहीं भी कभी भी रह सकता है फिट। फिटनेस के इस जन आंदोलन में भारत की नारी है सबसे आगे। फिट इंडिया मार्च फॉर विमेन के दौरान नारी स्वास्थ्य पर खास बल दिया गया। कोरोना के खिलाफ महासंग्राम में फिट इंडिया ने कई कदम उठाए और करोड़ों देशवासियों ने कदम से कदम मिलाकर फिटनेस को अपने निजी जीवन से जोड़ दिया। फिट इंडिया लॉकडाउन सीरीज ने बच्चों और परिवारों को घर बैठे एक्टिव और फिट रहना सिखाया। फिट इंडिया ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ इंडिजिनस स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया सीरीज बनाई। इस सीरीज से लोगों ने हमारे परंपरागत खेलों के बारे में जानकारी प्राप्त की। फिट इंडिया योगा डे के दिन खेल राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू के नेतृत्व में शिल्पा शेट्टी, मैरी कॉम और अंजुम मौदगिल ने मिलकर योगा के बेनिफिट्स को घर घर पहुंचाया। फिट इंडिया टॉक्स में भारत के कई जाने माने खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्स को फिटनेस से जोड़ा और अपने तजुर्बे को लोगों के साथ बांटा। फिट इंडिया फ्रीडम रन से नया भारत एक नई आजादी की तरफ बढ़ रहा है। आलसीपन से आजादी, रोगों से आजादी, करोड़ों देशवासी खुद से मुकाबला कर रहे हैं, फिटनेस की ओर बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन ने भारत को आत्मनिर्भर बनना सिखाया, घर बैठे अनुशासन बनाना सिखाया। रोग को निरोग में बदलने की शक्ति और युक्ति दोनों फिटनेस में है। आज फिटनेस बन रहा है नए भारत का नया मंत्र। फिटनेस के जन आंदोलन से जाग उठा है नया भारत। फिट इंडिया से जुड़ रहा है नया भारत। एक साथ फिट इंडिया बेमिसाल। चलिए साथ बढ़े एक और साथ, फिटनेस की बने बड़ी मिसाल। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के कथित आत्महत्या के मामले में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभित चक्रवर्ती ने जमानत के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इनकी जमानत याचिका पहले ही निचली अदालत ने खारिज कर दिया है। वहीं फिल्म निदेशक अनुराग कश्यप के खिलाफ देर रात वर्सोवा पुलिस स्टेशन में बलात्कार और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। कश्यप के खिलाफ एक बॉलीवुड अभिनेत्री ने मामला दर्ज कराया है। वहीं बंबई हाईकोर्ट ने बीएमसी द्वारा फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के ऑफिस को तोड़ने के मामले में संजय राउत को पार्टी बनाने का आदेश दिया है। मंगलवार को जब कोर्ट में कंगना के वकील ने संजय राउत के बयान की एक डीवीडी कोर्ट के सामने रखी तो कोर्ट ने कहा कि संजय राउत को भी इस मामले में कोर्ट सुनेगा। संजय राउत के साथ साथ बीएमसी के वार्ड अधिकारी को भी अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं आज से हिंद महासागर में 2 दिवसीय संयुक्त अभ्यास करेंगी। इस अभ्यास में भारत की ओर से जंगी जहाज सह्याद्री और कारमुक, वहीं ऑस्ट्रेलियाई नौसेना की ओर से HMS होबार्ट शामिल हो रहे हैं। दोनों नौसेनाओं के संयुक्त अभ्यास में हेलीकॉप्टर्स के भी हिस्सा लेंगे। इस अभ्यास का मकसद क्रॉस डेक फ्लाइंग और वेपन फायरिंग के जरिए आपसी समझ को और भी विकसित करना है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का प्रसार थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटों में 2,31,000 से अधिक नए मामलों के साथ दुनिया भर में कुल संक्रमितों की संख्या 3,17,63,000 से अधिक हो गई है।
वहीं अब तक इस महामारी से 9,74,000 से अधिक लोगों की जान चली गई है। राहत की खबर यह है कि इससे अब तक 2,33,67,000 से ज़्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। रिकवरी रेट बढ़कर 73.56% हो गई है। अमेरिका में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 2 लाख को पार कर गई है। मौत का कुल आंकड़ा 2,05,000 से ज़्यादा है। वहीं संक्रमितों की संख्या 71 लाख के करीब हो गई है। अमेरिका में फिलहाल 25,48,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। वहीं संक्रमितों की संख्या के मामले में तीसरे स्थान पर ब्राज़ील है, जहां 45,95,000 से ज़्यादा मामले हैं। वहीं इससे मरने वालों की संख्या 1,38,000 से ज़्यादा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मंगलवार को घोषित नए कोरोना वायरस नियमों का पालन करने के लिए जनता से आह्वान किया है। देश को संबंधित एक टीवी कार्यक्रम में जॉनसन ने कहा कि वो किसी की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के लिए इच्छुक नहीं है, लेकिन एक और लॉकडाउन से बचने के लिए सभी को नए जो नियम हैं उनका सख्ती से पालन करना चाहिए। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका से दुनिया के तमाम मुल्क चिंता में हैं। चीन के एक प्रमुख संक्रामक रोग नियंत्रक विशेषज्ञ डॉक्टर जैंग ने कहा है कि सर्दियों में चीन में कोरोना संक्रमण की एक दूसरी लहर आना निश्चित है और जब तक इसकी वैक्सीन नहीं मिल जाती, देश में इस तरह की बीमारी और फैल सकती है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक शंघाई में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर वेन होंग ने एक फोरम में इस बात की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि यूरोप में पहले ही इस महामारी की दूसरी लहर प्रभावित कर चुकी है और सिर्फ वैक्सीन ही इसका एकमात्र उपाय है, जिसे मिलने में कुछ वक्त लग सकता है। डॉक्टर का बयान ऐसे वक्त में आया है जब चीन का यूनान प्रांत कोरोना के मामलों को थामने के लिए पहले से ही युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ रहा है। वहीं बांग्लादेश में कोरोना संक्रमण के कारण होने वाली मौतों की संख्या कल 5,000 को पार कर गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की आशंका के मद्देनजर तैयारियां की जा रही हैं। बांग्लादेश के कैबिनेट सचिव ने कल ढाका में बताया कि सरकार बड़े स्तर पर एक जागरूकता कार्यक्रम की योजना बना रही है ताकि लोगों को कोरोना संक्रमण की दूसरी संभावित लहर से बचाया जा सके। इस बाबत मंत्रालयों को अगले 2 हफ्तों में अपनी अपनी योजनाएं तैयार करने को कहा गया है। हालांकि अनवरुल ने यह भी कहा कि जरूरी नहीं है कि बांग्लादेश को संक्रमण की दूसरी लहर का सामना करना पड़े, लेकिन ये सारी तैयारियां किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए एहतियातन की जा रही है। कैबिनेट सचिव ने यह भी साफ किया कि सरकार कोई अन्य लॉकडाउन नहीं लगाने जा रही है, लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले हालात का मुआयना जरूर किया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी सभी लोगों से सर्दियों में संक्रमण की दूसरी लहर के मद्देनजर तैयार रहने की अपील की थी। देश में कल कोरोना संक्रमण के कारण 28 लोगों की मौत हो गई और संक्रमण के 1500 से ज़्यादा मामले सामने आए। इस वक्त बांग्लादेश में संक्रमित मामलों की संख्या 3,52,000 से ज़्यादा है। हालांकि देश में रिकवरी रेट 74% के ऊपर पहुंच गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र कोरोना वायरस के संक्रमण के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। ट्रंप ने पहले से रिकॉर्ड भाषण में कहा कि चीनी सरकार और WHO ने यह गलत घोषणा की कि इस संक्रमण के मानव से मानव में फैलने का कोई सबूत नहीं है। बाद में एक और झूठ बोला गया कि बिना लक्षणों के लोग बीमारी नहीं फैलाएंगे। ट्रंप ने WHO पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि WHO चीन के कंट्रोल में है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक वैक्सीन वितरित करने का वादा करते हुए कहा कि हम वायरस को हरा देंगे और महामारी को खत्म करेंगे और समृद्धि, सहयोग और शांति के एक नए युग में प्रवेश करेंगे। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने महामारी के खिलाफ सहयोग पर जोर देते हुए कहा कि उसका किसी भी देश के साथ न तो शीत युद्ध और न ही सैन्य संघर्ष का कोई इरादा था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत झांग जून ने चीन के खिलाफ ट्रंप के आरोपों को निराधार बताया और कहा कि 1000 बार दोहराया गया झूठ अभी भी सिर्फ झूठ है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने यह कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की दबाव की राजनीति नाकाम हो गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए मैक्रों ने तेहरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के बाबत अमेरिका के प्रयासों को भी ये कहते हुए खारिज कर दिया कि अमेरिका पहले ही 2015 में परमाणु संधि से बाहर आ चुका है। मैक्रों ने कहा कि ईरान की परमाणु गतिविधियों को रोकने में अपनी किसी भी कोशिश में अमेरिका सफल नहीं हो पाया है। इसलिए फ्रांस ने जर्मनी और ब्रिटेन के साथ मिलकर 2015 वियना संधि के पूर्ण क्रियान्वयन की मांग की है और कहा है कि ईरान द्वारा संधि के उल्लंघन को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका ने सोमवार को ईरान के रक्षा मंत्रालय और परमाणु हथियारों और गतिविधियों में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाए हैं।
मैक्रोन ने कहा कि पहले खुद समझौते से बाहर आने और फिर ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की अमेरिका की नीति का वे समर्थन नहीं करते हैं। लग्जरी और इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली अमेरिकी कंपनी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने मंगलवार को टेस्ला के बैटरी डे कार्यक्रम में आधी कीमत पर बेहतर इलेक्ट्रिक कार बैटरी लाने की घोषणा की। मस्क ने बताया कि यह नई पीढ़ी की इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी ज्यादा शक्तिशाली और लंबी चलने वाली बैटरी होगी। बैटरी डे इवेंट में बोलते हुए कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने बताया कि टेस्ला के नए बड़े सिलेंडर सेल्स 5 गुना ज्यादा ऊर्जा और 16% अधिक ड्राइविंग रेंज उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा कि कंपनी नई पीढ़ी की इस बैटरी का पूरी तरह से उत्पादन 3 वर्षों में शुरू कर देगी। मस्क ने बताया कि कीमतों में कमी लाने के लिए टेस्ला अपनी नेवादा गीगा फैक्ट्री में बैटरी सेल्स को रिसाइकल करने की भी योजना बना रही है। इसके अलावा दुनिया भर में अपने बड़े कारखानों में बैटरी सेल्स के निर्माण की भी कंपनी की योजना है। टेस्ला का लक्ष्य आने वाले वर्षों में तेजी से बैटरी उत्पादन को बढ़ाकर 3000 गीगावाट घंटे प्रतिवर्ष करने की का है, जो कि नेवादा प्लांट की क्षमता से लगभग 85 गुना ज्यादा है। मस्क ने बताया कि टेस्ला की नई बैटरी का डिजाइन फिलहाल पूरी तरह से तैयार नहीं है। खबरें खेल जगत से है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने EFL कप के चौथे दौर में स्थान बना लिया है। लीग के तीसरे दौर के मुकाबले में मैन यू ने ल्यूटन टाउन को 3-0 से हराने में सफलता पाई। मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से पहला गोल पहले हाफ के खेल खत्म होने से ठीक पहले पेनल्टी के जरिए हुआ। ये गोल हुआन माटा ने किया। मैच के 88वें मिनट में रैशफोर्ड ने ग्रीनवुड के पास पर गोल करके टीम को 2-0 से आगे कर दिया। मैच खत्म होने से ठीक पहले वेनवुड ने ब्रूनो फर्नांडिस के पास को गोल में बदलकर मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3-0 से जीत दिला दी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।